बच्चा किंगडम मोनेरा के अंदर हम लोगों ने सेल वॉल देख लिया है कि बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। इसके बारे में अच्छे से हम डिटेल में पढ़ लिए। अब दूसरे नंबर पे हम सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चा, तो अब हमें पढ़ना है सेल मेम्ब्रेन। ये दूसरा रहेगा हम लोग का सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, मेम्ब्रेन के लिए लेमा वर्ड यूज़ किया जाता है, तो इसे हम प्लाज्मा लेमा भी लिख सकते हैं, प्लाज्मा लेमा। ठीक है। अब बच्चा, जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये लिपिड और प्रोटीन दो चीज़ों से मिलके बना होता है। तो क्या मैं सेल मेम्ब्रेन को बोल सकता हूँ कि ये लिपोप्रोटीनेशियस नेचर है? क्यों भाई, बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि ये किससे मिलके बना है? लिपिड और प्रोटीन से। तो पहला पॉइंट हमारा लिपोप्रोटीनेशियस इन नेचर। लिपोप्रोटीनेशियस इन नेचर का क्या मतलब हुआ? ये लिपिड उसके साथ साथ प्रोटीन, इन दोनों चीज़ों से मिलके बना है। अब बच्चा, अगर मैं कहूँ कि सपोज़ कीजिए, सबसे पहले हम लोगों ने सेल वॉल पढ़ा था, तो अगर मैं कहूँ कि ये सपोज़ कीजिए सेल वॉल है, ठीक। फिर मैंने कहा कि सेल मेम्ब्रेन पढ़ा है, तो सपोज़ कीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है। तो इस सेल वॉल, इस सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस बन रहा है, ये वाला स्पेस। इस स्पेस को बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो क्या मैं बोल सकता हूँ द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरीप्लाज्मिक स्पेस? ठीक। तो अगला पॉइंट हमारा यही है, द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन is known as पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है। अब बच्चा, ये जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है, ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस एनालॉगस होता है, एनालॉगस टू लाइसोसोम। यानी इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस में क्या होता है? डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। यानी यहाँ पे क्या होता है? डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। ठीक है। अच्छा, हमें लाइसोसोम, भाई हम इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस में, हमने आपसे क्या बोला? हमने बोला कि ये ऊपर वाला सेल वॉल है, ये वाला स्ट्रक्चर सेल वॉल है, और ये वाला स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल वॉल और इस सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है, इस स्पेस को बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। और ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस एनालॉगस होता है लाइसोसोम। हमें पता है कि लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर यूनिट में तोड़ देते हैं। अब भाई, बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल के केस में लाइसोसोम तो होता ही नहीं है, तो उस लाइसोसोम के अपोजिट, यानी जो काम लाइसोसोम का है वही काम करने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट होना चाहिए। तो जो काम लाइसोसोम हमारे अंदर करता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, वही काम ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस करता है। क्यों? क्योंकि इसी पेरीप्लाज्मिक स्पेस के अंदर डाइजेस्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम मिलते हैं जो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर यूनिट में तोड़ देंगे। ठीक है। अगला पॉइंट बच्चा,
द इनर इनफोल्डिंग, द इनर इनफोल्डिंग या इनर इंटेंशन ऑफ सेल membrane is known as mesosome। अब बच्चा होता क्या है कि ये जो सेल वॉल है, इस सेल वॉल का अंदर की तरफ इनफोल्डिंग हो जाता है। जैसे सपोज कीजिए सेल वॉल का अंदर की तरफ इनफोल्डिंग हो गया, तो इसी सेल मेम्ब्रेन का जो अंदर की तरफ इनफोल्डिंग हुआ है, इसी इनफोल्डिंग को मीसोसोम बोलते हैं। यानी अब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मीसोसोम। और ये मीसोसोम एनालॉगस होता है, एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि मैं आप लोग को आगे दिखाता हूँ। एक मिनट में थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ। बच्चा जैसे ये मीसोसोम है, इस मीसोसोम के अंदर बच्चा एंजाइम्स मिलते हैं, एंजाइम्स ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन का मतलब होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन होना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। एनारोबिक का मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का डाइजेशन होना सिंपलर यूनिट में, लेकिन ऑक्सीजन के अब्सेंट में। ठीक है, तो हमारे केस में, यूकैरियोट्स के केस में, जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बट अब ये माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया इस बैक्टीरियल सेल के अंदर तो मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे एरोबिक रिस्पायरेशन करने के लिए मीसोसोम पाए जाते हैं। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है यूकैरियोट्स के अंदर, सेम वही काम यहाँ मीसोसोम कर रहा है। इसलिए बोला जाता है कि मीसोसोम जो कि एनालॉगस है किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के। ठीक है, उसके अलावा इसका क्या काम होता है भैया, तो ये हेल्प करता है, हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, उसके अलावा हेल्प इन सेल डिवीजन, ये काम होता है मीसोसोम का। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये वाला पॉइंट, एंजाइम्स ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, और ये मीसोसोम का सिंपल सा मतलब है कि प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरियल सेल के केस में जो सेल मेम्ब्रेन होता है, इसी सेल मेम्ब्रेन का इनर इनफोल्डिंग हो जाता है जिसे मीसोसोम कहते हैं। ये मीसोसोम एनालॉगस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, सेम इसी मीसोसोम के अंदर भी एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, इसीलिए मीसोसोम को एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ये आपका सेल मेम्ब्रेन खत्म हुआ है यहाँ पे। ठीक है बच्चा, अब बच्चा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बाद तीसरे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। फिर एक फाइनल स्ट्रक्चर देख लेंगे प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरियल सेल का। तो तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा भाई? देखो होता क्या है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि अगर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गया। अगर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल की बात करें तो लाइसोसोम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो ये तो यूकैरियोट में मिलेंगे, चाहे डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल हो, चाहे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल हो, ये तो यूकैरियोट में मिलेंगे। जबकि प्रोकैरियोट यानी बैक्टीरियल सेल के केस में जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, चाहे वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल हो, चाहे वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल हो। यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल केवल आपको यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही दिखने को मिलेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पहला पॉइंट,
मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर अब्सेंट। कहाँ पे? प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरियल सेल में। ठीक है, जैसे अगर बात करें बच्चा डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, तो केवल दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स में आते हैं। पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स भी एक्चुअली 3 तरीके के होते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ये सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल का मतलब क्या हो गया? जैसे ये एक मेम्ब्रेन हुआ तो सिंगल मेम्ब्रेन बोलेंगे, अगर एक मेम्ब्रेन और आ गया तो बोलेंगे ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल हो गया। कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इस तरीके से है तो हम बोलेंगे मेम्ब्रेन लेस है। ठीक है, इसके बाद बच्चा अगर बात करें सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, तो वो होता है आपका गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम, वैक्यूल। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, यानी कि इनमें केवल एक ही मेम्ब्रेन दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो चाहे डबल मेम्ब्रेन बाउंड हो चाहे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हो, ये सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ अब्सेंट होंगे? तो प्रोकैरियोट्स के केस में अब्सेंट होंगे। कहाँ प्रेजेंट होंगे? तो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होंगे। इसके बाद बच्चा अगर बात करें जैसे कि मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स, ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स जिसमें मेंबर ना हो, यानी उसमें ना तो एक लेयर होगा ना ही 2 लेयर होगा, ये हैं राइबोसोम। लेकिन राइबोसोम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ही प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है बच्चा, अब इसके बाद बच्चा अगर मैं बात करूं, इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही हमें न्यूक्लियस दिखने को मिलेगा, जबकि हमें ये पता होना चाहिए कि यूकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल यानी न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोटिक सेल के केस में न्यूक्लियस वर्ड यूज़ किया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरियल सेल के केस में न्यूक्लियस वर्ड नहीं यूज़ किया जाता है। यहाँ पे इसके जेनेटिक मटेरियल को बोला जाता है जीनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस ठीक है, या न्यूक्लियोइड। मैंने बोला यूकैरियोट्स के केस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वहाँ हम न्यूक्लियस वर्ड यूज़ करते हैं। एक्चुअली न्यूक्लियस वर्ड केवल यूकैरियोट के लिए ही यूज़ किया जाता है, जबकि आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में या प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वहाँ न्यूक्लियस वर्ड यूज़ ना करके जीनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड वर्ड यूज़ करते हैं। ऐसा इसलिए यूज़ करते हैं बच्चा क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि ये हम पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरियल सेल पढ़ रहे हैं, इस केस में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आर अब्सेंट। ठीक, जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो एक तो सिंगल होगा, ठीक है, सर्कुलर होगा और साथ साथ में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। ठीक है, उसके बाद में बच्चा क्या होता है, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल के केस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसमें हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन एक तरह का बेसिक प्रोटीन है, वो अब्सेंट होता है, यानी हिस्टोन प्रोटीन क्या है भाई? एक तरह का बेसिक प्रोटीन है, बेसिक प्रोटीन
आर अब्सेंट। हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होता है बच्चा, इसीलिए इसे बोला जाता है कि फॉल्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट। अगर हिस्टोन प्रेजेंट होता है तो हम ट्रू क्रोमोसोम बोलते हैं, तो फॉल्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट, यानी क्या अब्सेंट होगा, ट्रू क्रोमोसोम्स आर अब्सेंट, तो ट्रू क्रोमोसोम्स आर अब्सेंट। ठीक है बच्चा। इसके बाद इस साइटोप्लाज्म में हमें क्या मिलेगा बच्चा, थोड़ा सा मैं आपको यहीं पे बताना चाहता हूँ कि जो न्यूक्लियस टर्म होता है और न्यूक्लियोइड टर्म होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। देखो, न्यूक्लियस का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियस का मतलब होता है कि इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होना चाहिए। अब बच्चा ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है ये डबल लेयर होता है, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डबल लेयर होता है। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलो या न्यूक्लियस इन्वेलप बोल दो। इसमें ये वाला तो आउटर लेयर होगा, आउटर लेयर होगा, आउटर लेयर ऑफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ये वाला लेयर इनर लेयर कहलाएगा, इनर लेयर कहलाएगा। अब ये दो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है इसे बोलते हैं न्यूक्लियर स्पेस, न्यूक्लियर या न्यूक्लियो स्पेस। ठीक है, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक, तो ये वाला पार्ट कहलाएगा जेनेटिक मटेरियल, या इसी को हम क्रोमोसोम लिख सकते हैं या सिंपल सा डीएनए लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बच्चा इसी का कुछ पार्ट टूट के अलग हो जाता है, इसी क्रोमेटिन का कुछ पार्ट टूट के अलग हो जाता है, उसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, बाकी अंदर ये पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, सॉरी साइटोप्लाज्म मैंने बोल दिया, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। अंदर जो फ्लूइड होगा उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। तो इसे बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस है और ये पर्टिकुलर किसी सेल के अंदर ही तो होगा, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियस। जबकि प्रोकैरियोट के केस में ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अब्सेंट होगा, यानी खाली जेनेटिक मटेरियल होगा इस साइटोप्लाज्म के अंदर, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अब्सेंट होगा प्रोकैरियोट के केस में, न्यूक्लियोप्लाज्म अब्सेंट होगा, न्यूक्लियोइड अब्सेंट होगा, ये आउटर इनर मेम्ब्रेन ये सारी चीज़ें अब्सेंट होगी, न्यूक्लियर पोर अब्सेंट होगा। तो इसलिए इतनी सारी चीज़ें अब्सेंट्स होती हैं प्रोकैरियोट के केस में, इसीलिए इसके प्रोकैरियोट्स के केस में हम न्यूक्लियस टर्म यूज़ ना करके जीनोफोर यानी जो पुराने समय से चलते आ रहा है, या न्यूक्लियोइड टर्म यूज़ करते हैं, या इंसिपिएंट न्यूक्लियस यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। अब बच्चा प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरियल सेल के केस में डबल मेम्ब्रेन बाउंड या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल वगैरह अब्सेंट होते हैं, केवल राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो राइबोसोम भी एक्चुअली दो तरीके के होते हैं, एक 70S राइबोसोम होता है, एक 80S राइबोसोम होता है, सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोट्स के केस में जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो 70S वाला राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो 70S राइबोसोम are present in prokaryotic cell या bacterial cell are present in prokaryotic cell, या इसी को हम बैक्टीरियल सेल भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चा। अब बच्चा क्या होता है, आपको पता होगा प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि राइबोसोम का जो मेन काम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस को होता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो इस राइबोसोम का जो काम होगा वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। अच्छा बच्चा,
सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको यहीं पर भी रोक देते हैं, ठीक है।